से है? बस। तो आज हम लोग सीखते हैं हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक है। हिंदी व्याकरण में संज्ञा और उसके भेद। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि संज्ञा क्या है और किस तरह का ये शब्द है। तो संज्ञा विकारी शब्द है। संज्ञा विकारी शब्द है। इसमें विकार उत्पन्न होते रहता है। और एक शब्द होता है रूपांतर की दृष्टि से शब्द दो तरह के होते हैं। एक विकारी हो जाता है, एक अविकारी हो जाता है। अविकारी को ही अव्यय कहते हैं। अव्यय विकारी में क्या है कि किसी भी शब्द में हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। किसी वाक्य में कुछ रहेगा, किसी वाक्य में कुछ रहेगा, लेकिन जिसमें विकार उत्पन्न होता है, जिसका रूप बदलते रहता है, उसको हम विकारी कहते हैं। और जिसका कभी रूप बदलता नहीं है, वो हमेशा एक ही जैसा रहता है, उसको हम अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे अविकारी को हम अव्यय भी कहते हैं। अव्यय जिसका कभी व्यय नहीं हो, जिसमें से कभी कोई खर्च नहीं हो, जैसा हो वैसा ही रहे, अव्यय, उसमें कोई व्यय नहीं होता है। तो जैसे आप एक शब्द कहेंगे लेकिन इसमें क्या व्यय होगा? जब लिखाएगा तब लेकिन ही लिखाएगा, जब लिखाएगा तो लेकिन ही लिखाएगा। इसके बाद में आप देखेंगे जैसे कि में है, में, कब, जब, जहां, पर, ये सब क्या है? ये सब अविकारी शब्द है। अविकारी का मतलब इसमें कहीं विकार उत्पन्न नहीं होता। कहीं भी हम लिखेंगे तो लेकिन ही लिखेंगे, में ही लिखेंगे, कभी लिखेंगे, जहां ही लिखेंगे, पर ही लिखेंगे। इसके अलावा उसमें हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो संज्ञा है वो विकारी शब्द है। जैसे कि एक शब्द है संज्ञा, मान लीजिए बूढ़ा, तो कहीं बूढ़ा लिखा जाएगा और उसी से दूसरा उसमें विकार उत्पन्न हो जाएगा बूढ़ा का विकार उत्पन्न हो गया। कहीं लिखा जाएगा कुत्ता, एक संज्ञा शब्द है, फिर थोड़ा देर कहीं दूसरे वाक्य में आ जाएगा कुत्ते। तो इस तरह हम देखेंगे कि ये जो है संज्ञा जो है विकारी शब्द है। और एक इसमें और बात ध्यान रखेंगे कि कोई भी शब्द तभी तक है जब तक वो किसी वाक्य में नहीं आ जाता है। कोई भी शब्द तभी तक कहा जाता है जब तक वो वाक्य में नहीं आ जाता है। जैसे ही वो वाक्य में आता है उसका नाम पड़ जाता है पद। जैसे कि राम जाता है में 3 पद हो गया, राम जाता है, तो इसमें 3 पद हो गया। पद मतलब पैर, भाषा के चलने का पैर, इस पर भाषा चलती है। जैसे कि व्याकरण, जैसे कि हम लोग व्याकरण का मतलब क्या होगा? भाषा के जो करण है, जो साधन है, उसको किस तरह से व्यय किया जाएगा, किस तरह से खर्च किया जाएगा, यही तो व्याकरण है। अगर आप इसको जान गए कि भाषा के जितने भी साधन हैं उनको किस तरह से व्यय किया जाए, कहाँ व्यय किया जाए, वाक्यों में कैसे कैसे खर्च किया जाए, कहाँ लगाया जाए, यही व्याकरण है। तो हम लोगों ने सीखा कि संज्ञा जो है एक विकारी शब्द है, इसमें विकार उत्पन्न होता रहता है। और वाक्य में जहां भी संज्ञा आएगा वो शब्द न होकर के कहा जाता है संज्ञा पद। उसको कहा जाता है संज्ञा पद। तो अब आइए हम आते हैं संज्ञा की परिभाषा पर। संज्ञा की परिभाषा कहती है कि किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव, गुण इत्यादि के नाम के द्योतक शब्द को संज्ञा कहते हैं। मतलब कि नाम ही संज्ञा है। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया कि मान लीजिए कि ये लड़का, एक आपके क्लास में एक लड़का है, उसका नाम है हिमांशु कुमार। तो हिमांशु कुमार स्वयं संज्ञा नहीं है, उसका नाम संज्ञा है। अर्थात संज्ञा का मतलब हो गया नाम। ये लाइन में इसको याद रखेंगे, नेम ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज का नाम संज्ञा है। किसी भी चीज का नाम संज्ञा है, इतना याद रखेंगे। किसी भी चीज का नाम, जो भी आपके ज्ञानेंद्रियों में आ रहा है, जिसको भी आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जिसका रूप आकार है, जो आप देख रहे हैं, जिसका भी आपने नामकरण कर दिया, नाम कुछ रख दिया, संज्ञा। और वाक्य में जब आ गया तो उसको कहा जाएगा संज्ञा पद। और देखते हैं संज्ञा के, जैसे कि इसमें है व्यक्ति, किसी वस्तु का नाम, तो किसी वस्तु का नाम है जैसे कि कुर्सी, संज्ञा हो गया। किसी व्यक्ति का नाम जैसे कि आशुतोष है, आशुतोष हो गया।
ये संज्ञा हो गया। भाव जैसे आ गया सुंदरता, सुंदरता भाव एक क्या है, भाव अंदर में भाव क्या है, जैसे कि हम लोग के अंदर में आता है घृणा आती है, क्रोध आता है, प्रेम आता है, ये सब भाव ही तो है। और जब नाम दे दिए प्रेम, ईर्ष्या, घृणा, क्या हो गया, नाम हो गया संज्ञा। इसके बाद में कहते हैं गुण, किसी में कोई गुण है, कोई जिसमें बहुत ज्यादा सुंदरता है, जिसको हम लोग सुंदर कहते हैं, सुंदरता कहते हैं, उसका क्या है, गुण है। तो गुण जो है, नाम जितना भी आ गया वो सब क्या हो गया, संज्ञा। कोई भी नाम संज्ञा। अब संज्ञा का भेद देखते हैं। तो संज्ञा में यही 5 जो है मुख्य रूप से ये भेद हैं, जिसको हमें समझना है। लेकिन एक बात आप ध्यान देंगे, परिभाषाओं को समझ करके और परिभाषाओं को देख करके आप किसी वाक्य में संज्ञा का अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। इससे जरूरी है कि आप वाक्य के प्रारूप को समझें, वाक्य के भाव को समझें, उसका अर्थ को समझें। फिलहाल अभी देखते हैं कि 5 प्रकार की वो संज्ञाएं जो प्रचलित हैं कौन कौन सी। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब हो गया किसी विशेष व्यक्ति, देखिए लिखा हुआ है, किसी विशेष व्यक्ति या किसी विशेष स्थान या किसी विशेष वस्तु के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति विशेष हो गया, कोई नाम है, व्यक्ति विशेष का कोई नाम है, जैसे मोहन, मोहन संज्ञा हो गया। कोई स्थान है, जैसे पटना शहर, पटना, तो पटना क्या हो गया, एक स्थान हो गया, तो ये हो गया व्यक्ति विशेष। और वस्तु विशेष कोई भी आप वस्तु रख सकते हैं। ये पंखा है, तो आप कह सकते हैं कि पंखा जो है ये क्या हो गया, ये जो दिखाया जा रहा है इंगित करके, ये हो गया एक व्यक्ति विशेष, मतलब कि व्यक्तिवाचक हो गया। और व्यक्तिवाचक में व्यक्ति इकलौता होता है। और आप लोग अंग्रेजी में जब ध्यान देंगे, अंग्रेजी भाषा में, तो वे व्यक्तिवाचक को पहचानने का सबसे बढ़िया तरीका है, व्यक्तिवाचक को जब भी अंग्रेजी भाषा लिखते हैं तो कैपिटल लेटर से ही शुरू करते हैं। व्यक्तिवाचक जैसे कि हिमालय, व्यक्तिवाचक तो हमारी पृथ्वी है, व्यक्तिवाचक। जहां भी आप उंगली रख करके इशारा कर दिए किसी पर, एक पॉइंट पर कहीं इशारा कर दिए तो व्यक्तिवाचक हो गया। और दूसरी तरह आप देखेंगे कि जातिवाचक है। जातिवाचक में क्या होता है, उस व्यक्ति विशेष का, उस स्थान विशेष का और उस वस्तु विशेष का जाति क्या है, कौन सी जाति का है। जैसे कि अभी हमने कहा कि हिमालय जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो हिमालय क्या है, एक पर्वत है। तो अगर केवल हम पर्वत ही लिखे, केवल पर्वत ही लिखेंगे तो पर्वत क्या हो जाएगा, जातिवाचक, जाति को दर्शाएगा, पहाड़ की। जैसे व्यक्तिवाचक में हम कहें कि गंगा, तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक हो गया, क्योंकि नदियों में एक गंगा का नाम लिया जा रहा है, जो हो गया व्यक्तिवाचक। लेकिन जैसे ही हम नदी कहेंगे तो नदी में तो सारी नदी आ गई, तो जैसे ही हम नदी बोलेंगे वो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। हम कोई एक पार्टिकुलर स्थान बोलेंगे अगर, जैसे कि बक्सर, तो बक्सर जो हो गया वो व्यक्तिवाचक हो गया। लेकिन जैसे ही हम कहेंगे शहर, तो शहर में तो ढेर सारे शहर हैं, तो शहर उस जाति हो जाएगा, उसमें कई तरह के शहर हैं। तीसरे नंबर पर आता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में किसी भी वस्तु का, व्यक्ति का गुण, धर्म, स्वभाव, दशा। भाववाचक संज्ञा आप समझेंगे, यह वैसी संज्ञा है जिसको हाथों से स्पर्श नहीं किया जा सकता है, छुआ नहीं जा सकता है, जिसको देखा नहीं जा सकता है, महसूस जिसको किया जा सकता है, वो भाववाचक संज्ञा है। जैसे भाववाचक संज्ञा में आपको देखेंगे कि बूढ़ा है, बुढ़ापा, बुढ़ापा क्या हो गया, बुढ़ापा एक भाववाचक संज्ञा हो गया। जैसे प्रेम, अब प्रेम को कोई देख थोड़ा रहा है, प्रेम भाववाचक संज्ञा हो गया। ईर्ष्या, ईर्ष्या कोई देख थोड़ा रहा है, भाववाचक संज्ञा हो गया। घृणा हम देख नहीं रहा। मिठास, मीठा लग रहा है, अब बताइए किसी को मीठा लग रहा है, अब कहे कि उसको मीठा लग रहा है, पता नहीं चलेगा कैसा मीठा लग रहा है। कोई कहे कि शब्दों से लिख दो कि कैसा मीठा होता है, नहीं लिख पाएगा। ये भाववाचक है। और भाववाचक को कभी भी हाथों से स्पर्श नहीं किया जाता है। भाववाचक जितने भी हम नाम देते हैं वो हमारे अंतःकरण से आता है, अंदर से आता है, हमारे भीतर से आता है, उसका बाहर कोई स्वरूप नहीं होता। अब तीसरे नंबर पर, चौथा नंबर पर है समूहवाचक। जब कोई नाम भीड़ को दर्शाए
जिसमें ढेर सारे लोग हों, संख्या को दर्शाए, तो ये समूह का मतलब है कि उसमें ढेर सारा चीज होगा। तो वैसे शब्दों को, वैसे शब्दनामों को हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि सेना केवल कह दिया जाए, तो देखो सेना, भारतीय सेना, इसमें नेवी भी है, एयरफोर्स भी है, थल सेना भी है, तो ये सब इसमें बहुत से सैनिक हैं। तो सेना कह देने से लगा कि इसमें बहुत ज्यादा संख्या है। तो जहां भी संख्या दर्शाने लगे, जैसे परिवार, किसी के परिवार में 4 सदस्य हैं, किसी के परिवार में 5 सदस्य हैं, तो इस तरह आप देखेंगे कि जहां भी काउंटेबल हो जाएगा, गिनने लायक हो जाएगा, जहां भी काउंटेबल गिनने लायक हो गया, वो समूह हो गया, समूहवाचक संख्या हो गया। कोई भी भीड़ हो, मेला हो, ये सब समूहवाचक है। और 5वें नंबर पर आ रहा है द्रव्यवाचक संज्ञा, अर्थात जिस नाम से हमें धातु अधातु का पता चले, उसकी अवस्था का पता चले, वो द्रव्यवाचक संज्ञा है। द्रव्य, द्रव्य का मतलब ही होता है पदार्थ। द्रव्यवाचक माने उस नाम से ऐसा लगे कि ये द्रव्य है, कोई पदार्थ है, जैसे सोना, चांदी, घी, तेल, कोयला, ये सब क्या है? इसको ऐसे समझने का तरीका है कि जिसको भी नापा तौला जा सके, जिसको भी मापा तौला जा सके, वो सभी जो है द्रव्यवाचक संज्ञा है। जिसको भी मापा तौला जा सके वो द्रव्यवाचक संज्ञा है। लेकिन अभी आप लोगों को एक बात बताए थे कि परिभाषाओं को जान करके किसी को निर्धारित करना कि कौन सी संज्ञा है बड़ी मुश्किल होती है। इसीलिए हमें उन वाक्यों में उसके अर्थ को समझना होगा। जैसे यहाँ पर अगर देखेंगे आप, तो यहाँ पर चोरी लिखा हुआ है। चोरी क्या है? एक भाववाचक संज्ञा है। चोरी एक भाववाचक संज्ञा है। लेकिन अगर कहते हैं कि आजकल शहरों में बड़ी चोरियां बढ़ गई हैं, आजकल शहरों में बड़ी चोरियां बढ़ गई हैं, तो यहाँ पर जो चोरियां हो गई, अब भाववाचक नहीं रह गया, ये जातिवाचक हो गया। पढ़ना पड़ेगा। देखो, एक व्यक्ति के प्रति इंगित अगर कोई कर रहा है, उंगली पकड़ कर इंगित कर रहा है, समझ लेना कि किसी खास पर उंगली कर रहा है, वो व्यक्तिवाचक हो गया। और उस व्यक्ति के पूरे जाति को अगर संबोधित किया जा रहा है, जैसे कुत्ता, कुत्ता में ये क्या है? जाति, ढेर सारे कुत्ते हैं, तो ये जातिवाचक हो गया। लेकिन कोई कह दे कि राम का कुत्ता, तब तो एक पर डिनोट हो गया। मोहन का कुत्ता एक पर डिनोट हो गया, तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। अब भैंस कोई कह दे, भैंस क्या हो गया? जातिवाचक हो गया। पूरे बहुत भैंस है। चाहे पशु को कह दे, बहुत पशु है, बहुत जानवर है, ये जातिवाचक हो गया। कुर्सी कोई कह दे, कुर्सी क्या है? कुर्सी का जातिवाचक शब्द हो गया। अब कोई कह दे प्रधानमंत्री की कुर्सी, मुख्यमंत्री की कुर्सी, प्रधानाध्यापक की कुर्सी, तो डिनोट हो गया एक पर, और एक पर वो डिनोट हो गया, तो उसी को कहते हैं व्यक्तिवाचक। और जब पूरे का संबोधन हो जाए तो उसको कहते हैं जातिवाचक। जो अंतःकरण से हमारी बातें निकले, मिठास, कोई बचपन, बुढ़ापा, और भी जो ये दूरी, लंबाई, चौड़ाई, ये सब अंदर से जो बातें आती हैं, ये सब अंतःकरण से जो बातें आती हैं, जिसको छुआ नहीं जा सकता है, टच नहीं किया जा सकता है, वो जो है भाववाचक है। अब दूरी है, दूरी यहाँ पर भाववाचक है। लेकिन कोई कहते हैं कि आजकल समाज में लोगों के बीच भावनात्मक दूरियां बढ़ रही हैं, भावनात्मक दूरियां बढ़ रही हैं, तो वहां पर जो दूरी है भाववाचक नहीं रह जाएगा, और वहां पर वो जातिवाचक हो जाएगा। तो इस पर, इन सब बातों पर ध्यान देना है। जैसे कि समूहवाचक है, परिवार, ठीक है, परिवार है, परिवार में किसी के 4 सदस्य हैं, किसी के 5 सदस्य हैं, तो समूहवाचक हो गया कि परिवार में 5, 4, 5 काउंटेबल संख्या है। लेकिन कोई ऐसे कह दे कि हमारे गांव में जितने भी परिवार हैं सब सुखी संपन्न हैं, तो गांव के सभी परिवार सुखी संपन्न हैं, तो ये परिवार को एक जाति के रूप में लिया जा रहा है। तो अब यहाँ पर ये जो है जातिवाचक हो जाएगा। जैसे यहाँ पर द्रव्यवाचक आप लेंगे, तो द्रव्यवाचक में क्या? सोना भी आ जाएगा, चांदी भी आ जाएगा, लेकिन ये द्रव्यवाचक है। द्रव्य का मतलब पदार्थ, पदार्थ को बतला रहा है। लेकिन इसी द्रव्य को कोई कह दे कि जैसे सोना है, सोना क्या है? द्रव्यवाचक है। अब इसी को कोई कह दे कि 22 कैरेट का सोना, 24 कैरेट का सोना, तो जब अलग कर दिए तो जाति हो गया। ये वो 22 कैरेट के सोने की एक जाति हो गई, 24 कैरेट के सोने की एक जाति हो गई। लेकिन जैसे ही हम बोलेंगे केवल सोना, चांदी, लोहा, तो क्या हो गया? द्रव्यवाचक। तो ध्यान देना है,
क्या ध्यान देना है कि कभी भी परिभाषाओं के आधार पर संज्ञा का निर्धारण करेंगे आप हमेशा, तो कभी कभी आप गलत हो जाएंगे। तो सबसे बढ़िया तरीका ये है कि वाक्यों को पढ़ें और उसके अर्थ को समझें, और अर्थ को समझने के बाद तब संज्ञा का निर्धारण करें कि इस वाक्य में कौन संज्ञा पद है, क्योंकि वाक्य में वो संज्ञा पद कहीं भी हो सकता है, शुरू में हो ऐसा कुछ नहीं है, कहीं भी हो सकता है। चलिए, आपको मैंने मेरी बात को ध्यान से समझा, इसके लिए आप लोगों को एक बी की ताली हमारी तरफ से।